पर दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस वक्त अभी जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। हम वापस आपको दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर लाएंगे जब प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे होंगे या होम मिनिस्टर भी जिस वक्त स्पीच दे रहे होंगे, हम तब भी आपको लेकर सामने आएंगे। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस चुनाव में कानपुर से लेकर हाथरस तक और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी बड़ी मेहनत की। और जो वोट बैंक शिफ्ट होने की बात चल रही है, शेड्यूल्ड कास्ट वोट बैंक और पिछड़ा वोट बैंक, बीजेपी के बड़े नेता हैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण मेरे साथ इस वक्त विशेष रूप से मौजूद हैं। आपका स्वागत और धन्यवाद। जिस तरह का रिजल्ट आया असीम जी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? रिजल्ट बड़ा रोचक है। पहले तो इस बात की खुशी और धन्यवाद कि 30वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधान सेवक बनने का जनादेश जनता ने दिया। लेकिन ये कुछ ऐसा जनादेश है कि गाड़ी की चाबी भी दी और साथ में बताया कि बहुत ध्यान से गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना। तो और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि जनादेश भी मिला है और साथ साथ ये एक आदेश भी मिला है कि और कुछ राइडर्स लगाए गाड़ी चला। मुझे लगता है कि जो 10 साल में सेवा की प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, उससे लोग संतुष्ट हैं, तभी तीसरा मौका मिला है। लेकिन आकांक्षाएं केवल उन दो के अनुपात में नहीं, आकांक्षाएं उससे बहुत ज़्यादा हैं और उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। जैसे मोदी जी ने कल अपने लेख में भी कहा कि बिना एक पल गंवाए हुए हमें काम शुरू कर देना, और आप देखेंगे कल नहीं आज से ही काम शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली व्हाट वेंट रॉन्ग, आपको क्या लगा? क्योंकि ये बीजेपी के लिए तकरीबन 34-35 सीटों का नुकसान है और एक मेजर वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी और मोस्ट ओबीसी का। आप देखें निषाद, राजभर, ये सब हार गए। तो देयर इज समथिंग बिग रॉन्ग। जो अभी तक विश्लेषण दिख रहे हैं उसमें लगभग 8-9% वोट भारतीय जनता पार्टी से हटता हुआ दिखता है और लगभग अराउंड 42.5 50% का वोट ही जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो बसपा से हटा है। कुछ हमारे पास आया और कुछ इंडी गठबंधन के पास में गया। मोटे तौर पे अभी इतना हम लोग देख सकते हैं। दोनों में हम लोग बहुत गहनता से विश्लेषण करेंगे। अप्रिशिएट, आपने ये स्टडी किया जी, बहुत गहनता से हम लोग विश्लेषण करेंगे कि, और ये ऐसा नहीं है कि केवल एक जाति या एक धर्म से निकालें। मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान पिछले 10 साल का है कि उन्होंने देश को वोट बैंक की राजनीति से विकास की राजनीति की ओर बढ़ाने वाला काम किया। वोट बैंक की राजनीति पूरी तरह खत्म हो गई ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत हद तक खत्म हुई। तो ये विश्लेषण होगा और हम लोग केवल विकास पे चुनाव लड़े, विकास पे जनादेश मिला है। जो उत्तर प्रदेश में हमको क्षति हुई है उसको हम और अच्छा विकास करेंगे। एक एक बूथ का विश्लेषण करेंगे, कहाँ हमसे कमी छूट गई, कहाँ हमारा विश्वास कम है, हम उसको पूरा करेंगे और अगले चुनाव तक हम लोग आप कन्नौज से एमएलए हैं, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी ने धमाकेदार तरीके से आपसे वापस छीन ली जी। ऐसा क्या हो गया कि आप अपना किला नहीं बचा पाए? हाँ, नहीं, किला तो हम कभी बोलते ही नहीं राजनीति में। किला मीन्स जी जी, नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम हर चुनाव में जाते हैं, अनुरोध करते हैं मानते हुए कि कोई यहाँ किला नहीं, कोई गढ़ नहीं है। गढ़ तो जनता के पास है। हमको अगर वो समर्थन मिलेगा तो हम जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीत पाएंगे। जैसा मैं कन्नौज की स्थिति देख रहा हूँ, जितनी भी सीटें हैं जो मार्जिनल सीटें हैं, जहाँ पे 25,000, 50,000, 1 लाख का निश्चय होता था, क्योंकि ये करीब 20% का बहुत बड़ा फेरबदल हम लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी मार्जिनल सीटें हम लोग इस बार नहीं जीत पाए हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक है, ये हमारे लिए और मजबूती से काम करने का विषय है। इस पे विश्लेषण शुरू हो चुका है और केवल विकास को हम और गति देंगे। जिस गली में विकास को हम नहीं पहुंचा पाए हम उसको पहुंचाएंगे, दिल जीतेंगे और वापस हम धमाकेदार वापसी करेंगे। वहाँ एंटी इनकम्बेंसी प्रत्याशी के खिलाफ थी, कामकाज के खिलाफ थी, कोई विशेष या अखिलेश यादव लड़ रहे थे और उनका एक बड़ा ऑरा है, ये प्रेसिडेंट ऑफ समाजवादी पार्टी, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक अलायंस का भी नेतृत्व कर रहे हैं। मैं उनकी अपनी सीट है, एक इमोशनल कनेक्ट था। अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से भारी पैसा कन्नौज में लगाया और पूरे उत्तर प्रदेश के सारे नेता कन्नौज में सपा के आ गए, तो उन्होंने, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपने सारे संसाधन मानवीय और वित्तीय वहाँ पे लगा दिए। उसका प्रभाव शायद पड़ा होगा, लेकिन अब उसमें जाने का समय नहीं है। अब ये जाने का हमारे पास निर्णय आ गया, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। हम एक एक बूथ का, एक एक गली का विश्लेषण कर रहे हैं। हम अपने काम को और अच्छा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है ये वोट शिफ्ट हुआ जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के, अभी जो प्राइमरी डेटा हैं, बाद में तो एनालिसिस चलता रहेगा, एक डेटा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप चूंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समझदार हैं राजनीति के, एससी जाटो वोट जो स्पेशली है, स्पेसिफाइड वोट है जी, वो 3 हिस्सों में इस बार बटा।
35% अभी तक का डेटा बता रहा है, अब इसमें थोड़ा शिफ्ट होगा 1-2%। 35% मायावती के पास रह गया, 32% गया बीजेपी के पास और 31% गया अलायंस के पास, जबकि इसमें 80% वोट अकेले बीएसपी को जाते थे। जी। नाउ एक ये मेजर सामाजिक परिवर्तन है, आप देख पा रहे हैं? हाँ, ये सामाजिक से ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन है, बहुत अच्छा परिवर्तन है ये, क्योंकि कोई भी जाति जो वोट बैंक के आधार पर फंस गई उसका विकास रुक गया। और ये आज मोदी जी की सफलता है कि कोई भी जाति धर्म आज एक वोट बैंक के रूप में नहीं फंसा हुआ है। आज कोई भी समूह हो, भारतीय जनता पार्टी हर घर जाती है, वोट मांगती है, कहीं यहाँ ज़्यादा मिल जाता है, कभी यहाँ ज़्यादा मिल जाता है, जैसे हमारे काम है, और जहाँ कमी होती है हम दूर करते हैं। अगर हम जाटा आप क्यों नहीं वोट की बात करें, ये वोट? जी, हम जाटा वोट की अगर बात करें तो एक तिहाई जो लगभग आप आकलन करें, लगभग यही आकलन मेरा भी है, बाकी तो अभी आंकड़े आ जाएंगे, हम लोग उसको देख पाएंगे। तो जहाँ तक हम दिल जीतने में सफल हुए, हमको मिला वोट। जहाँ पे हम दिल जीतने में सफल नहीं हुए, हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी और विशिष्ट हमको योजना लाना चाहिए, विकास के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण तौर पे सबसे बड़ी बात मैंने देखी, सभी अनुसूचित जाति के गाँव में खासकर बाबा साहब की मूर्ति लगी, लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पे छाँव हो, एक अम्बेडकर पार्क बन जाए, वहाँ पे लाइट लग जाए, एक बैठने की जगह बने, एक बैठने की जगह बन जाए। ये बहुत वैध किस्म की मांग है और चुनाव के दौरान हमने निश्चित रूप से ये मन में सोचा, एक बड़ा सीरियस इशू और हाँ, और कि जहाँ पे और केवल बाबा साहब नहीं, किसी भी महापुरुष की जहाँ मूर्ति लगी है तो किसी ने अपनी निजी क्षेत्र में लगाई है तो अलग बात है, लेकिन एक बड़ा मेजर इशू था इस चुनाव का कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशन। क्या बीजेपी अपोजिशन के इस नैरेटिव को का काउंटर नहीं खोज पाई दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच, कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो संविधान को ख़त्म करेगी, आरक्षण को ख़त्म करेगी? इस नैरेटिव का काउंटर नहीं पहुंचा, जिसके कारण इतना बड़ा वोट शिफ्ट हुआ, या कोई और कारण है? ये नैरेटिव लगभग 2018 से कांग्रेस ने बड़े पैमाने पे शुरू किया, मतलब 2019 के चुनाव में भी उन्होंने इसको प्रयोग करने की कोशिश की थी, सफल नहीं हुए। इस बार राहुल गांधी जी थोड़ा एक ग्राफिक इमेज यानी कॉन्स्टिट्यूशन साथ में लेके घूम रहे थे, लेकिन विश्लेषण हम कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि लोग इस झांसे में आए, क्योंकि ये सबको पता है कि संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम तो कांग्रेस ने किया। 1976 में 42वां अमेंडमेंट लाए, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा परिवर्तन संविधान में उसमें कर दिया गया और सारा संविधान नकारात्मक, केवल इंदिरा जी की किसी तरह सत्ता बनी रहे इसलिए किया गया था। इसके विपरीत 6 साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सेवा काल, 10 साल मोदी का सेवा काल, एक थोड़ा पॉइंट पे लौटिए ना, मैं कोई एक अमेंडमेंट दिखा दें जो संविधान को कमज़ोर करने वाला हो, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रयास किया करना न करना एक अलग विषय, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई काउंटर खोज नहीं पाए बीजेपी। अगर बीजेपी ऐसा नहीं था मानसिकता, तो लल्लू सिंह के खिलाफ, अरुण गोविल के खिलाफ कुछ अगर एक्शन होता तो कम्युनिटी एज ए होल ये मैसेज जाता ना कि नहीं बीजेपी नाराज है और जिन्होंने ऐसा बोला हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। उनकी ओर से ये थोड़ा एक चूक हुई, उनकी ओर से भी स्पष्टीकरण आया और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने, सभी नेतृत्व ने, हम लोग ने अपने गली गली के प्रचार में इस बात को स्पष्ट किया, क्लैरिफाई किया। और मैं बता रहा हूँ ये कोई 5-6 साल का नहीं वृत्तांत नहीं, बहुत पुराना वृत्तांत है जो बार बार कोशिश की जाती है, और खासकर अनुसूचित समाज को, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, उनको इस तरह भ्रम में डालने की चेष्टा होती रही है। एक बड़ा इमोशनल कनेक्ट इस बार भी चेष्टा हुई, जो वोट हमारा कम हुआ, मुझे लगता नहीं कि इसकी वजह से हुआ, उसके अन्य कारण हैं, वो समीक्षा के बाद में और गहराई से निकलेंगे। लेकिन ये विषय, इसको भी ध्यान देना होगा हम लोग को, जो चीज़ सच है ही नहीं, जिसकी संभावना भी नहीं है, उस शिगुफे को छोड़ करके पर ये मुद्दा चला, ये डेटा में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी, मुद्दा चला निश्चित रूप से। और स्पेशली आप ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप इधर लौटें देखें, ये ईस्टर्न यूपी जी, आप ये देखें, आप शुरू करें चंदौली से लेकर और आप इधर आ जाएं अम्बेडकर नगर तक, आप ये देखना पूरा रेड जोन है ये। हाँ, जो ये शेड्यूल कास्ट चमार वोट डोमिनेटेड हाँ, और स्पेशली ओबीसी वोट भी, ओबीसी में भी मोस्ट ओबीसी, कुशवाहा, राजभर, निषाद, प्रजापति, इस इलाके का वोट है। और इस इलाके में पूरा रेड जोन है। यहाँ सिर्फ भदोही, वाराणसी और मिर्ज़ापुर की सीट है जो बच पाई, और फूलपुर की। ये किसी भी चुनाव तो कुछ तो मैसेज गया, वरना ये पूरा का पूरा इलाका ऐसे ये साफ मैसेज नहीं हमने ग्रहण किया। अब इसको हम डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वोटर का निर्णय या ये संदेश केवल एक फैक्टर पे नहीं होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं और तब लोग मन बनाते हैं। और एक परिवार अलग फैक्टर क्यों हो सकता है, दूसरा अलग फैक्टर हो सकता है। तो ये विश्लेषण का विषय है अभी। हाँ, मैं आपकी बात सहमत हूँ कि इस मामले में भ्रम में डालने में
कांग्रेस ने पूरा प्रयत्न किया, समाजवादी पार्टी ने पूरा प्रयत्न और किया। वो भ्रम आप दूर नहीं कर पाए। हम लोग ने चेष्टा पूरी की, कर पाए कि नहीं कर पाए, अब ये विश्लेषण के बाद हम लोग को मालूम होगा। अच्छा, आप तो बहुत दलित बस्तियों में गए होंगे, खुलकर हम बात करते हैं क्योंकि अब तो वोट आ ही गया है। क्या बात करते थे वो लोग, उनके क्या मुद्दे थे? जी, क्या ग्रहण किया आपने उनसे? दो तरह के मुद्दे, जो लोग संतुष्ट हैं, जो नहीं, दोनों बताता हूँ मैं आपको। जो संतुष्ट हैं वो ज़्यादा इस बात संतुष्ट हैं कि गरीबों की चिंता पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने की। मुफ्त राशन, शौचालय, गैस, बिजली और अब सोलर की बिजली, इतना विचार बहुत सी सरकारें कर सकती थी लेकिन किसी ने नहीं किया। ये संतुष्ट, पानी इतना ग्लास में भरा है। अब जो खाली है, किसी मोहल्ले में नाली साफ़ नहीं हो रही है ठीक से, किसी मोहल्ले की सड़क बनी थी 5-10 साल पहले, उसके बाद से ठीक नहीं हुई है, ऐसे मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इसमें आते हैं। लेकिन जॉब का मुद्दा नहीं है? नीतिगत रूप से, क्योंकि देखिए जॉब आई, जॉब के रूप में है, जो अनुसूचित जाति का परिवार है, परिश्रम वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, और आज मेहनत करने वाले व्यक्ति को, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, वो 500 रुपये कल कमाता था, आज वो 550-600 कमाने के बारे में सोच रहा है, कमा पा रहा है, कोई उसके साथ गुंडागर्दी नहीं हो रही, कोई उसको तंग नहीं कर रहा है, वो आगे सोच रहा है मैं ई रिक्शा कैसे ले लूँ, ई रिक्शा लेने के लिए उसको सब्सिडी मिल रही है। क्या दलित यूथ लोन मिल ने रहा है। आपसे मुलाकात के दौरान जॉब के इश्यूज आपके सामने रेस किए? जॉब के इशू नहीं, लोगों को हाँ ये बात ज़रूर थी कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो जल्दी जल्दी परीक्षा होना चाहिए, क्योंकि लंबे लंबे अंतराल पे परीक्षाएं पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक जाहिर बात है नहीं होने चाहिए, जिसके लिए अब पेपर लीक पे हम बच्चों को भी ये समझाते कंसर्न है हैं। आपकी पार्टी में? हाँ, हमारे कंसर्न भी है, और आप देखेंगे पेपर लीक नहीं है, जो भी पेपर है योगी जी, STF और क्राइम ब्रांच, जिला पुलिस, LIU सबको लगाते हैं। सर रुका नहीं ना? नहीं, रुक नहीं रहा है। पहले पेपर लीक होते थे और पकड़े नहीं जाते थे। आज योगी जी सारी संस्थाओं को लगाते हैं कि पेपर लीक भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो हम खुद ही पकड़ लेंगे। जॉब का आफ्टर इफेक्ट है क्या इस चुनाव में? अभी नहीं कह सकते ऐसा, ये विश्लेषण का विषय होगा, लेकिन हम लोग को और मेहनत करना है। जिस प्रकार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जैसे मैं बोलता हूँ डबल इंजन की सरकार में गार्ड का डिब्बा भी है, तो गार्ड के डिब्बे को और मजबूती से काम करना होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रोथ डेटा के, है। हाँ जी, ग्रोथ के साथ हमको सबको एक इंटरेस्टिंग जोड़ना डेटा है फैजाबाद अयोध्या से। है। जी सरप्राइज? हाँ, निश्चित रूप से ये सरप्राइजिंग डेटा है। हाउ एंड व्हाई? हाउ एंड वाई तो अभी नहीं कह पाऊँ कि अभी तो ये डेटा आ ही रहा है, लेकिन निश्चित नहीं, रूप तो से क्लियर हो surprising गया, है। तो जीत हाँ, गए। हाँ जी, और आत्मनिरीक्षण का विषय है, और हम लोग सबक लेंगे। ऐसी इससे अपने क्या आप को चूक और हो अच्छा गई कि करेंगे। जहां को रख के आपने सेंट्रल स्टेज पर चुनाव लड़ा, और आप एक जनरल सीट होते हुए जब अलायंस वहां पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और शेड्यूल्ड कास्ट वो भी उनकी कम्युनिटी के सबसे सीनियर लीडर को दे रहा है, कई बार के मिनिस्टर रहे, अनडिफीटेड MLA एक बार हारे थे, आप लोग समझ नहीं पाए और वो हार गए जो आपके सिर का ताज था। जी, ये विश्लेषण का विषय निश्चित रूप से होगा, और केवल अयोध्या ही नहीं, और भी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हम लोग को आशाएं थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इसके स्थानीय कारण भी हो सकते हैं, नीतिगत विषय भी हो सकते हैं, और विश्लेषण से हम लोग बेहतर करेंगे। अगला विधानसभा लोकसभा चुनाव आएगा तो हम जो क्या ये कमियां थी उनको दूर सरप्राइज करके था? आगे बढ़ पाएंगे। अयोध्या हारना सरप्राइज अटैक था? निश्चित रूप से अयोध्या में हमारी परफॉर्मेंस, हमें आशा थी कि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और पर मैं मानता हूँ कि लल्लू सिंह का बयान ही उनके ऊपर लोकल भारी पड़ गया। ये संविधान वाला विषय जो है, हाँ, ये उन्होंने ही शुरुआत की थी। हाँ, उन्होंने ईस्टर्न ऐसा- यूपी में इन्होंने ही जी, बोला था। लेकिन उन्होंने फिर सफाई भी उस चीज़ की दी थी कि ऐसी बात नहीं है, बट लोग सफाई कहाँ और सुनते हैं? अब हो सकता है ये हम लोग सफाई वहाँ तक ना पहुँचा पाए हों, लेकिन मुझे लगता है कि एक इसमें फैक्टर तो था ही। व्यापक मुद्दे हैं। एक फैक्टर ज़रूर होगा, बट कई सारे मुद्दे हैं, और हम लोग सभी को हल कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बट एक इट्स अ मेजर लॉस। चिंतनशील पार्टी Major है, loss। और सबको जोड़ने का काम करती है, और हमेशा अपनी कमियों की ओर हम लोग ध्यान देते हैं, और हम लोग उनको दूर कर पाते हैं। तो जैसा मैंने बोला, गाड़ी की चाबी भी मिली है, लेकिन साथ में सचेत भी किया गया है कि गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना, तो हम लोग गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएंगे और गाड़ी को और चकाचक कर देंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत धन्यवाद अरुण जी, धन्यवाद, आपने बहुत बड़े धन्यवाद। बिंदास सवाल लिए और बिंदास जवाब भी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे दर्शकों के लिए। बहनों भाइयों, ये कार्यक्रम हम लगातार जारी रखेंगे और आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय